Check. Let's start. Alright. The Millionaire Fastlane book review. Let's start. Roll the camera, please. जनवरी 2007 सुबह के 7:55 हो रहे थे और वॉशिंगटन डीसी के एक मेट्रो स्टेशन पे एक रेगुलर ऑफिस रश आवर चल रहा था। लोग सबवे से निकल के ऑफिसेज की तरफ भाग रहे थे। तभी स्टेशन के कॉर्नर में एक आदमी खड़ा होता है, बेसबॉल कैप, जीन्स और एक सिंपल सा टी शर्ट पहन के। फिर वो अपने केस में से एक वायलिन निकालता है, अपने सिर पे पहनी हुई हैट जमीन पर रखता है और उस वायलिन को बजाना शुरू करता है। लगभग 45 मिनट्स वहां पे खड़े रह के उस इंसान ने वायलिन बजाया और सिर्फ बजाए नहीं, दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल वायलिन कंपोजिशंस प्ले किए। और उन 45 मिनट्स में से उसके सामने से 1097 लोग निकले और गिन के सिर्फ 7 लोग रुके और उसकी टोटल कमाई हुई $32। अब आपको लग रहा होगा कि ये वैभव भाई इतनी इर्रेलेवेंट स्टोरी क्यों बता रहे हैं वीडियो के स्टार्ट पे, लेकिन जरा एक सेकंड के लिए रुको, मैं आपको एक शॉक देता हूँ। वो आदमी कोई सड़क का गरीब इंसान नहीं था जो वायलिन बजा के पैसे मांग रहा था। वो आदमी था जोशुआ बेल, दुनिया के टॉप 5 वायलिनिस्ट में से एक ग्रैमी अवार्ड विनर। ये वही बंदा था जिसका 2 रात पहले बॉस्टन में कॉन्सर्ट हुआ था और हर एक टिकट सोल्ड आउट थी। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, जो वायलिन वो बजा रहा था वो कोई नॉर्मल वायलिन नहीं था, वो $3.5 मिलियन का एक वायलिन था। अब ये ना एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसका सवाल बस इतना था कि क्या लोग ब्यूटी तब पहचान पाते हैं जब वो उसके एक्सपेक्टेड प्लेस में नहीं होती। एंड वी गॉट द आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं पहचान पाते। इनफैक्ट लोग अंधे हो जाते हैं। अब आप ना अपने आप से एक सवाल पूछो, वो 1090 लोग जो वहां से निकले, क्या वो बुरे लोग थे? क्या कल्चरलेस लोग थे? क्या वो म्यूजिक समझने वाले लोग नहीं थे? एक्चुअली नहीं, वो आप और मेरे जैसे लोग थे। वो लोग अपनी नौकरी के लिए दौड़ रहे थे, टाइम पे ऑफिस पहुंचने के लिए दौड़ रहे थे, बॉस के सामने लेट ना हो जाए इसीलिए दौड़ रहे थे, मीटिंग्स अटेंड करना, सैलरी कमाना, EMI भरना। वो लोग अपने कल के लिए इतने ज्यादा बिजी थे कि आज किसी ने उनके कान के पास $3.5 मिलियन का एक इंस्ट्रूमेंट बजाया और वो सुन तक नहीं पाए। और यही तो सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि ये सिर्फ उन 1097 लोगों की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है। ये 99.6% उस पॉपुलेशन की कहानी है जो सुबह उठती है, दौड़ती है, कमाती है, थकती है और सो जाती है और फिर वापस से अगले दिन वही साइकिल रिपीट करती है। ये सारे लोग ना अपनी जिंदगी में जी नहीं रहे, वो बस एक कल के लिए अपना आज बेचते जा रहे हैं, एक ऐसे कल के लिए जब वो फाइनली रिच होंगे, फाइनली रिटायर होंगे, फाइनली जी पाएंगे। ये कहानी एक आदमी ने अपने बुक में लिखी थी, उसका नाम था MJ DeMarco और उसकी बुक का नाम है द मिलियनेयर फास्टलेन। दिस बुक डिकोड्स द सीक्रेट ऑफ बिल्डिंग इमेंस वेल्थ। और आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को खोल के रखेंगे। हम समझेंगे वो 3 रास्ते जो डिसाइड करते हैं कि आप जिंदगी में कहां पहुंचते हो। हम देखेंगे वो ब्रूटल मैथमेटिकल फॉर्मूला जो ये प्रूफ करता है कि नौकरी से आप कभी अमीर क्यों नहीं बन सकते। और फिर हम समझेंगे एक 2000 साल पुरानी इजिप्शियन कहानी। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे वो 5 शर्तें यानी सेंट्स जो ये डिसाइड करती है कि क्या आपका बिजनेस आइडिया कभी एक्चुअली में वेल्थ बना पाएगा या फिर नहीं। So make sure आप इस वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आपको ऐसी बुक समरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है बुक समरीज पे एंड आने वाले टाइम में कई सारे तगड़े बुक समरीज आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट द मिलियनेयर फास्टलेन एक्सप्लेन्स अस, द ग्रेट डिसेप्शन। देखो, आपको बचपन से ना एक फॉर्मूला रटवाया गया होगा और ये फॉर्मूला आपने इतनी बार सुना होगा कि आप अभी इस पे क्वेश्चन भी नहीं करते। ये फॉर्मूला है, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर्स लाओ, इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन करो, एक अच्छी नौकरी में लगो, सैलरी में 10% बचाओ, SIP में डालो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक देखो और 60 साल की एज में रिटायर हो जाओ और तब तुम फाइनली एक रिच आदमी या फिर एक अमीर आदमी कहलाओगे। ये फॉर्मूला आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया, टीचर्स ने सिखाया, आपके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने सिखाया। अब ये इतने लोगों ने आपको सिखाया कि अब आप ऑटोमेटिकली मान लेते हो कि ये सही होगा, इतने लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन डिमार्को की बुक में पहले ही चैप्टर में एक बॉम्ब गिरता है। वो बोलते हैं ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये फॉर्मूला एक डिसेप्शन है। डिसेप्शन यानी एक छलावा। DeMarco proves that this is a deception by using pure cold mathematics। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लो आप 22 साल के हो, आपकी पहली सैलरी 50,000 रुपए महीना है और हर महीने आप 10% बचाते हो यानी रफली अराउंड 5,000 रुपए। अब आप SIP करते हो जिसके रिटर्न से 12%, आपकी सैलरी
हर साल 8% से बढ़ती है। अब आप पूरी जिंदगी कुछ कभी फैंसी नहीं खरीदते, कुछ ईएमआई नहीं लेते, कोई क्रेडिट कार्ड के डेट में नहीं जाते, तो 30 साल बाद आप हो जाओगे लगभग अराउंड 52 के। अब आपके अकाउंट में होंगे लगभग अराउंड 1.7 करोड़ रुपीस। आज ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन 30 साल बाद उस 1.7 करोड़ की वैल्यू आज के 35 से 40 लाख के बराबर ही होगी। आपने जो पैसे जमा किए थे ना, उसे इन्फ्लेशन खा जाएगा। और ये तो मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिक केस लिया था कि आप कभी कुछ खर्चे नहीं करोगे। रियल लाइफ में क्या होता है, 8 साल बाद शादी हो जाती है, 10 साल बाद बच्चे होते हैं, 12 साल बाद घर की ईएमआई शुरू होती है, फिर बच्चों के स्कूल की फीस, फैमिली के मेडिकल बिल्स, और जो आप 10% बचाना चाहते थे ना, वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। रियल नंबर आता है रफली अराउंड 4 to 5%. So basically what get rich slow actually means is get rich old. यार मुझे एक चीज बताओ, आप 60 साल की एज में करोड़पति होके क्या ही उखाड़ लोगे? लैम्बोर्गिनी चलाना चाहोगे, नी रिप्लेसमेंट हो चुकी होगी, वो भी नहीं चला पाओगे। गोवा ट्रिप जाना चाहोगे या फिर कोई फॉरेन ट्रिप करना चाहोगे, तो आपको हार्ट मेडिसिन अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उनके साथ ग्राउंड पे खेलना चाहोगे, तो बच्चे खुद अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो चुके होंगे कि उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। और यही रीजन है कि डिमार्को इस प्लान को एक डिसेप्शन कहते हैं, क्योंकि ये प्लान दिखता कुछ और है और देता कुछ और। ये दिखाता है कि आप अमीर बनोगे, लेकिन देता है एक थका हुआ, बुढ़ा, बीमार इंसान जिसके पास सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस है और कुछ भी नहीं। और एक और बात, जो लोग आपको ये प्लान बेचते हैं ना, सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, वो खुद इस प्लान से अमीर नहीं बने हैं। वो खुद फास्ट लेन में खड़े हैं और वो आपको स्लो लेन का टिकट बेच रहे हैं। ये फास्ट लेन स्लो लेन क्या है, ये अगले 2 मिनट में आपको पता चली जाएगा, तो प्लीज होल्ड ऑन। अब ये जो चीजें जो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ कर रहे हैं ना, उसे डिमार्को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस। यानी ये प्रीच कुछ और करेंगे और प्रैक्टिस कुछ और करेंगे। तो यार अगर वैभव भाई ये फॉर्मूला ही डिसेप्शन है, तो सही रास्ता क्या है? डिमार्को बोलते हैं पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं और हर रास्ता एक अलग डेस्टिनेशन पे ले जाता है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। पहला रास्ता है साइड वॉक। साइड वॉक पे वो लोग होते हैं जिनकी नेटवर्थ एक सिंपल फॉर्मूला में लिखी होती है, इनकम प्लस डेब्ट। नहीं समझे? सिंपल करके समझाता हूँ। इन लोगों को सैलरी जितनी आती है, उनकी लाइफस्टाइल उतनी ही ज्यादा तेजी से बड़ी होती जाती है। यानी अगर इनकी सैलरी 50,000 है, तो ये 1 लाख का आईफोन खरीद लेंगे और उसकी 12 महीने की ईएमआई करवा लेंगे। अगर सैलरी 80,000 हो गई, तो ये 3 लाख की बाइक ले लेंगे और उसकी ईएमआई 24 महीने की करवा लेंगे। देखो, ये जो साइड वॉकर्स होते हैं ना, वो दिखाना चाहते हैं कि वो अमीर है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना चाहते हैं फॉरेन डेस्टिनेशन की, फिर भले ही वो उस ट्रिप पे क्रेडिट कार्ड पे क्यों ना गए हो। ये लोग ऐसे हैं जो शादी में 70,000 की घड़ी पहन के आना चाहते हैं, लेकिन इनके खुद के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए से भी कम होते हैं। देखो, ये जो साइड वॉकर्स होते हैं, वो एक और चीज का शिकार होते हैं, इवेंट्स के पीछे भागने के शिकार। लॉटरी, क्रिप्टो पंप, ड्रीम 11, जैकपॉट, मैनिफेस्टेशन रील्स, और वो उनका एक बड़ा ब्रेक मिल जाए वाली थियरी। बेसिकली इनको शॉर्टकट चाहिए, मेहनत नहीं करनी। और इसी चक्कर में 30 तक आते आते इन्हें थोड़ी बहुत अकल आना शुरू होती है कि भाई मैंने अब तक जो जिंदगी जी, मैंने कुछ सेव ही नहीं किया, या फिर मेरे फ्यूचर के लिए मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है। फिर आता है दूसरा रास्ता, व्हिच इज द स्लो लेन। स्लो लेन वही रास्ता है जिसका जिक्र मैंने पिछले सेक्शन में किया था, जैसे इंजीनियरिंग, नौकरी, एसआईपी, रिटायरमेंट वाली चीज पे। अब देखो, ये लोग ना साइड वॉकर से थोड़े ज्यादा स्मार्ट तो जरूर होते हैं, लेकिन इनकी जो डेस्टिनेशन है वो वहीं पे होती है कि मीडियोक्रिटी पे। स्लो लेनर्स बेसिकली अपनी जिंदगी में एक ही चीज के पीछे भागते हैं, व्हिच इज सिक्योरिटी। जॉब की सिक्योरिटी, पेंशन की सिक्योरिटी, इंश्योरेंस की सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी, फ्यूचर की सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी के चक्कर में वो अपनी जिंदगी के 50 साल ट्रेड करने को भी रेडी हो जाता है। अ स्लो लेनर थिंक्स दैट ही इज रिस्पांसिबल, बट ही इज नॉट। फिर आता है तीसरा रास्ता, व्हिच इज द फास्ट लेन, जिसके बारे में ये बुक है। फास्ट लेन वो रास्ता है जिसपे डिमार्को खुद चले हैं, जिसपे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस भी चले हैं। यहाँ बेसिकली आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो आपके बगैर भी पैसे बना सके। तो आप एटलीस्ट ऊपर से समझ चुके हो कि फास्ट लेन क्या है, लेकिन अभी असली सवाल ये है कि फास्ट लेन में एंटर कैसे करना है, कैसे कोई ऐसी चीज बनानी है जो मेरे बगैर पैसे कमा सके। क्योंकि अगर मैं आपसे अभी बोल दूं कि भाई फास्ट लेन में घुसना है तो एक बिजनेस शुरू कर दो, आप फास्ट लेन में आ जाओगे। अगर ये इतना सिंपल होता तो दुनिया में हर कोई फास्ट लेन में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर गली में एक स्टार्टअप है, हर दूसरा बंदा एक फाउंडर है लिंक्डइन पे। फिर भी उनमें से सिर्फ 1% लोग ही एक्चुअल वेल्थ बना पाते हैं। अब डिमार्को इस पूरी चीज को समझाते हैं एक 2000 साल पुरानी इजिप्शियन कहानी से। देखो, एक फैरो था, उसके 2 भतीजे थे, अजूर और छूमा। दोनों 18 साल के थे। अब फैरो ने इन दोनों को बोला कि एक पिरामिड बनाओ मेरे लिए, अपने हाथों से, और अकेले ही काम करना पड़ेगा तुम दोनों को। तुम दोनों में से जो भी पहले पिरामिड बनाएगा उसको मेरी पूरी रियासत, पूरी सल्तनत मिलेगी। अब ये जो अजूर होता है वो बड़ा स्मार्ट होता है। वो अगले दिन काम पे लग जाता है। सुबह 5 बजे उठता है, बड़े बड़े पत्थर खींचता है, पसीना बहाता है। इनफैक्ट पूरे गांव के लोग भी उसे देखकर कहते हैं कि भाई क्या बात है अजूर, कितनी मेहनत कर रहा है, रियासत तो तुझे ही मिलेगी।
और दूसरी तरफ ये जो चूमा होता है ना, वो क्या करता है, वो बस अपने बैकयार्ड में दरवाजा लगा के अंदर कुछ कर रहा होता है और कई दिन हो जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलता। अब ऐसे करते करते एक साल निकल जाता है, अजूर की एक नींव तैयार हो जाती है, लेकिन चूमा का प्लॉट जहाँ पे उसे पिरामिड बनाना था वो अभी भी खाली दिखता है। फिर आता है दूसरा साल, यहाँ पे अजूर सेकंड लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन अब ना उसे पत्थर दूसरी मंजिल तक पहुंचाने पड़ते हैं और अकेले ये काम करना बहुत मुश्किल होता है। पत्थर भारी है तो वो ये सोचता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, एक ट्रेनर रखूंगा, एक स्पेशल डाइट लूंगा। लेकिन ये जो चूमा होता है वो अभी भी अपने बैकयार्ड में ही बैठा रहता है, पता नहीं दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है। फिर आता है तीसरा साल। अब तक अजूर की स्पीड बहुत फास्ट थी, लेकिन अभी वो स्लो हो जाती है क्योंकि उसे एक पत्थर नीचे से ऊपर लाने में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन वो मनी मन खुद को एक तसल्ली देता है कि भाई एटलीस्ट अपने भाई से तो आगे हो ना। फिर अचानक से एक दिन गांव के बीच में एक भारी भरकम मशीन का शोर आने लगता है। ये एक सिंपल पुली और लीवर सिस्टम से बनी हुई एक बहुत बड़ी मशीन होती है, जिसे चूमा ढकेल के गांव के बीचों बीच से ले जा रहा होता है। ये मशीन 25 फुट की होती है, पुलिस, लीवर्स और रोप्स के साथ। अब चूमा उस मशीन को खींचते खींचते अपने प्लॉट के पास लेके आता है। फिर वो उठाता है एक भारी पत्थर, वही पत्थर जिसको अजूर को हिलाने में 1 महीना लग रहा था। अब चूमा नीचे से एक छोटा सा क्रैन घुमाता है और उस मशीन की मदद से उस पत्थर को सबसे पहले हवा में उठाता है और स्लोली एक नींव पे सेट करता है। ऐसे ही करके बस 1 हफ्ते में चूमा एक नींव तैयार कर लेता है। वो नींव जो अजूर को बनाने में 1 साल लग गया था। उसके बाद उसका दूसरा लेवल बनाने में उसे सिर्फ 2 दिन लगते हैं और सिर्फ अगले 5 सालों में चूमा 26 की एज में एक पूरा का पूरा पिरामिड खत्म कर देता है, जिसका रिजल्ट फारो से किंग बना देता है, रियासत, दौलत सब कुछ उसे देता है। लेकिन अजूर का पिरामिड इतने बड़े हेड स्टार्ट के बाद भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। अपनी बॉडी से काम करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, यानी डिग्री, सर्टिफिकेशंस, एमबीएस, प्रमोशंस, और सोचते हैं कि अगर स्ट्रांग बनूंगा तो और ज्यादा आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप ये चीज सोचना भूल जाते हो कि आपके पास टाइम और स्ट्रेंथ दोनों बहुत लिमिटेड है। वही दूसरी तरफ चूमा ने 2 साल में एक भी पत्थर नहीं रखा, क्योंकि वो अपने बैकयार्ड में बैठ के एक सिस्टम बना रहा था। और यही है स्लो लेन और फास्ट लेन का एक्चुअल डिफरेंस, प्रॉब्लम को अप्रोच करने का डिफरेंस। अब अगर आपको सीखना है कि प्रॉब्लम को डिफरेंटली अप्रोच कैसे करना है, तो इस बुक के अंदर 4 शिफ्ट्स मेंशन किए गए हैं। पहला शिफ्ट है टाइम मनी डीकपलिंग। देखो, अजूर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, मेहनत बराबर पैसा। नौकरी में 9 घंटे 2 महीने की सैलरी मिलती है, यानी टाइम बेच के पैसा, which sounds very similar to अजूर का फॉर्मूला। देखो, दिन में आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, दोनों के पास सिमिलर 24 घंटे हैं। अब ये चीज कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इन्हें यूटिलाइज कैसे करते हो। मैंने आपको एक डॉक्टर का एग्जांपल देके समझाता हूँ। इंडिया का कोई टॉप सर्जन पकड़ लो, वो ऑपरेशन का कम से कम 2 लाख तो चार्ज करता ही होगा। अब हाइपोथेटिकली मान लो कि महीने में वो 30 ऑपरेशन कर पाता होगा, जो मैक्स टू मैक्स किसी भी सर्जन के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल मान लो। अब उसकी महीने की कमाई कितनी हुई? लगभग 60 लाख रुपए। इट साउंड्स ग्रेट, लेकिन ये कमाई फिक्स्ड है, वो इससे ज्यादा उसे स्केल नहीं कर सकता क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और मान लो अगर किसी दिन वो बीमार पड़ जाए तो उसकी उस दिन की कमाई तो 0 हो गई ना। 23 साल के बच्चे के बारे में सोचो, जिसने एक बजटिंग ऐप बनाया हो या फिर कोई भी सिंपल सा ऐप बनाया होगा। उसने ऐप एक बार ही बनाया, फिर प्ले स्टोर पर डाल दिया। पहले महीने में उसको 200 डाउनलोड आए, 6 महीने बाद 50,000 डाउनलोड आए, कुछ सालों बाद 5 लाख डाउनलोड आए। अब यहाँ पे उस ऐप को रन करने में उसकी कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही थी, सिस्टम अपने आप काम कर रहा था। एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि कुछ सालों बाद ये बच्चा उस डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया जहाँ पे उसका टाइम इन्वॉल्व नहीं था। एक बंदा अपना टाइम बेच रहा था और दूसरे बंदे ने एक सिस्टम क्रिएट किया जो अपने आप चलता था। और इस सिस्टम को एक्चुअली में बहुत सारे लोगों ने प्रूव करके दिखाया है जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। अभी जो टाइम मनी डीकपलिंग है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी सैलरीड बंदा, चाहे फिर वो गोल्डमैन सैक्स का एमडी क्यों ना हो या फिर गूगल का वीपी क्यों ना हो, ये लोग कभी ट्रू वेल्थ बना नहीं पाते। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो हाई इनकम बनाते हैं, लेकिन ट्रू वेल्थ कभी नहीं बना पाते। हाँ, नो डाउट हाई इनकम वेल्थ बनाता है, लेकिन ट्रू वेल्थ कभी नहीं बना पाता। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल आज के इंडिया का, और ध्यान से सुनिए क्योंकि ये एग्जांपल आपकी आंखें खोल के रख देगा। You'll get to know कि आप कैसे सिर्फ 100 रुपीज से भी एक स्मार्ट इंसान बनने की शुरुआत कर सकते हो। तो सुनो, इंडिया में 21 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। एक नंबर वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, 21 करोड़। साल 2014 में यही नंबर सिर्फ 2 करोड़ था, यानी सिर्फ 11 सालों में 10 गुना जंप हुआ है यहाँ पे। हर महीने 32,000 करोड़ रुपए सिर्फ SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं। अब एक सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ कि ये सारा पैसा फ्लो कहाँ हो रहा है? अब ये हवा में तो नहीं जा रहा। जरा सोच के देखिए, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे होता है?
स्टॉक एक्सचेंज में जैसे BSE और NSE में। फिर जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो वो बेचता कौन है? AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। या फिर जब भी आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हो तो वो अकाउंट रखता कौन है? एक डिपॉजिटरी जैसे CDSL या फिर NSDL। और जब आप ब्रोकर ऐप पे ट्रेड करते हो तो वो ब्रोकर हर ट्रेड पे अपनी फीस भी तो लेता है। ये ना एक टाइप से कसिनो जैसा है। जब आम आदमी मार्केट में पैसे लगाता है तो वो एक प्लेयर होता है, लेकिन अगर आप उन कंपनीज के मालिक बनते हो जो प्लेयर को प्लेटफॉर्म दे रही है, जो हर ट्रेड पे फीस लेती है, हर SIP पे चार्ज करती है, हर IPO पे पैसा बनाती है, तो आप हाउस बन जाते हो, यानी आप खेल के मालिक बन जाते हो। And no matter if the player wins or loses, the house always takes something out of it. और यही करता है एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है जो आपको इंडिया के टॉप कैपिटल मार्केट कंपनीज में एक साथ ओनरशिप देता है, जैसे BSE, MCX, HDFC, EMC, CDSL, CAMS, Angel One, 361 वेल्थ, निप्पॉन लाइफ, AMC। यानी जितने भी बड़े एक्सचेंजेस है, जितने भी AMCs है, जितने भी डिपॉजिटरीज है, सब एक ही फंड में आपको मिलता है। इनका NFO यानी न्यू फंड ऑफर ओपन है 4 मई से 15 मई 2026 तक। सिर्फ 11 दिन की विंडो है और सिर्फ 100 रुपीज से आप इसे शुरू कर सकते हो। ये फंड जानबूझ के इतना एक्सेसिबल रखा गया है ताकि कॉलेज स्टूडेंट, फ्रेशर जॉब वाला, घर पे बैठे बैठे आपके पेरेंट्स भी, सारे लोग इसमें हिस्सा ले सके। और एक बात, ये फंड पहली बार इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक डिसेंट शुरुआती ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप किसी एक कंपनी पे पैसे नहीं लगा रहे हो या फिर दाव नहीं लगा रहे हो, आप पूरे सिस्टम पे बेट लगा रहे हो। एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है और हर ट्रांजैक्शन में से कुछ ना कुछ कमाती है। फिर आता है दूसरा शिफ्ट, विच इज कंज्यूमर से प्रोड्यूसर का शिफ्ट। अजूर एक और जगह फंसा हुआ था जो ज्यादा सटल थी और उसे नजर नहीं आ रही। वो अपनी इंडस्ट्री में कंज्यूमर बन चुका था, उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम करने में लग रही थी। आज आपने ये बुक सीखी, डिमार्को के 3 रास्ते सीखे, साइड वॉक, स्लो लेन, फास्ट लेन। लेकिन सीखना और करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। 99% लोग सीख के भूल जाते हैं, सिर्फ 1% लोग होते हैं जो सीख के कुछ करते हैं। सो मेक श्योर आप एक बार एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड जरूर चेक करना और जो भी आज आपने सीखा है उसे अप्लाई जरूर करना। उसके बाद दूसरा शिफ्ट है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनने का शिफ्ट। देखो एक सिंपल चीज है, कंज्यूमर पैसा लगाते हैं, प्रोड्यूसर्स पैसा कमाते हैं। आपका एक नॉर्मल संडे देखो, सुबह उठते ही आप इंस्टाग्राम कंटेंट कंज्यूम करते हो, लंच पे जोमेटो से कुछ कंज्यूम करते हो, शाम को नेटफ्लिक्स से कुछ कंज्यूम करते हो और रात में गेमिंग करते हो या फिर अमेज़न शॉपिंग से कुछ कंज्यूम करते हो। आपका जो पूरा दिन है ना, वो एक कंज्यूमर की तरह डिजाइन हो चुका है और इसी लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ती है। यानी आप बस इसीलिए पैसे कमा रहे हो ताकि आप उस पैसे को किसी को दे सको। अब जो दूसरे साइड पे प्रोड्यूसर है, वो बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी अपनी कंजम्पशन ही बंद कर दो। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, आप कोई एक ऐसी चीज बनाओ जो दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी और भुवन बाम को सोच लो, वो प्रोड्यूसर्स है, हम लोग कंज्यूमर्स है। यू नीड टू क्रिएट समथिंग दैट अदर पीपल कैन कंज्यूम एंड ओनली देन यू कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है तीसरा शिफ्ट, प्रोसेस वर्सेस इवेंट्स का शिफ्ट। देखो मान लो आप रील स्क्रॉल करते करते किसी 22 साल के लड़के को देखते हो जो ये कहता है कि मैंने अपना बिजनेस 50 करोड़ में बेच दिया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? 2 में से 1, पहला या तो वो बहुत लकी बंदा है या फिर दूसरा या तो ये स्कैमस्टर है। आपके ना सिर्फ यही 2 रिएक्शन होंगे और डिमार्को कहते हैं कि ये दोनों रिएक्शंस बहुत गलत है। मार्क क्यूबन का एग्जांपल देखो, क्यूबन ने 1990s में broadcast.com बनाया था और फिर याहू को उन्होंने ये $5.7 बिलियन में बेच दिया। अब ये पूरी चीज क्या थी? ये एक इवेंट थी। 12 साल पहले क्यूबन एक बारटेंडर थे, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बेचने लगे, फिर कंसल्टिंग में आए, फिर एक कंपनी शुरू की जो फेल हो गई, फिर दूसरी कंपनी बनाई जो फेल हुई और फिर उन्होंने बनाया broadcast.com जिसे उन्होंने बेचा $5.7 बिलियन में। This whole thing was a process, not an event. Event is just $5.7 बिलियन में बेचना, जो आपको और मेरे जैसे लोगों को दिखता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी प्रोसेस वो बस उस इंसान को पता होती है। इंडिया में देखो, नितिन कामत ने Zerodha 2010 में बनाया था, आज उसके पास 1 करोड़ यूजर्स है, लेकिन उससे पहले नितिन 17 साल की एज से ट्रेडिंग कर रहा था, ये किसी को नहीं पता। उसने अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दी थी, ये किसी को नहीं पता। वो जो उनकी खुद की 13 साल की एक साइलेंट प्रोसेस थी, जिसके बाद Zerodha का एक इवेंट आया, दैट is the story which nobody talks about. आप जब भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे तो आपको exactly यही फीलिंग आएगी। पहले 1 साल कोई नहीं पूछेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपके खुद के पेरेंट्स आपके ऊपर डाउट करेंगे, दोस्त पूछेंगे कि भाई क्या कर रहा है, जॉब क्यों नहीं कर लेता। लेकिन कई साल लगेंगे आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने में, एंड यही वो जगह है जहाँ पे 95% लोग फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है चौथा शिफ्ट, विच इज लेवरेज। आज के कॉन्टेक्स्ट में ना लेवरेज के 4 तरीके आते हैं। पहला है लेबर लेवरेज, जहाँ पे आप दूसरों को हायर करते हो। मान लो अकेला बंदा एक दुकान चला पाएगा तो 20 एम्प्लॉयज के साथ वो एटलीस्ट 5 दुकान तो हैंडल कर ही सकता है। उसके बाद दूसरा आता है कैपिटल लेवरेज, इन्वेस्टर्स का पैसा, बैंक का पैसा, कस्टमर का एडवांस,
आप अपने पैसे के बजाय दूसरों के पैसे यूज करते हो। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल लेवरेज। रियल एस्टेट इसी पे खड़ा है, स्टार्टअप्स इसी पे खड़े हैं। उसके बाद तीसरा आता है कोड लेवरेज यानी सॉफ्टवेयर्स, यानी आप बस एक बार कोड लिखते हो और उसे इन्फिनाइट लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप पता है कितने इंजीनियर से बनाया था? सिर्फ 50 इंजीनियर से। लेकिन जब उसे बेचा गया तो वो फेसबुक को बेचा गया 19 बिलियन डॉलर्स में। अगर मैं आपसे आज बोलूं कि 19 बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनानी है तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आएगा कि चलो भाई कुछ हजार एम्प्लॉइज हायर कर लेता हूं। उसके बाद चौथा लेवरेज आता है कंटेंट लेवरेज। यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, बुक, कोर्सेस, ये चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप एक बार बनाते हो और फिर इन्फिनाइट टाइम्स लोग इसे कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो राज शमानी ने कोई पॉडकास्ट भले ही 2 साल पहले रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन आज भी उसे लोग देखते हैं। तो ये 4 शिफ्ट अगर मैं आपको वापस से एक लाइन में समराइज करूं तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड और इसे कहीं पर लिख के रखना। सबसे पहला है टाइम और पैसे को डीकपल करो। दूसरा है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनो। तीसरा है इवेंट्स को नजरअंदाज करो, प्रोसेसेस पे फोकस करो। एंड चौथा है लेवरेज का एक ना एक फॉर्म अपनी जिंदगी में लाओ। लेकिन ये जो 4 शिफ्ट्स है ना, वो सिर्फ थियरी है। इन्हें एग्जीक्यूट कैसे करें, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। आपको ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया लगेगा जो आपको एक्चुअली में फास्ट लेन पे लेके जाए? व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेक्शन, द 5 कमांडमेंट्स और सेंट्स। अब इस सेक्शन के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द एंटायर वीडियो। ऐसा समझ लो, ये सेक्शन समझने के बाद आप कोई भी बिजनेस आइडिया लेके आओ, बस 1 मिनट में आप डिसाइड कर पाओगे कि ये रास्ता आपको अमीर बनाएगा या फिर जिंदगी भर तुम एक एवरेज इंसान ही बन के रहोगे। इसमें सबसे पहली चीज आती है नीड। डिमार्को की सबसे बड़ी लाइन है, स्टॉप चेजिंग मनी, स्टार्ट चेजिंग नीड्स। 90% बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हर फाउंडर ने बिजनेस अपने लिए शुरू किया होता है, कस्टमर के लिए नहीं। आई एम पैशनेट अबाउट कुकिंग तो मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, ये गलत है। मुझे फिटनेस पसंद है तो मैं जिम खोलूंगा, ये भी गलत है। देखो, इट विल बी अ वेरी हार्ड थिंग टू लर्न फॉर यू राइट नाउ, बट दुनिया को तुम्हारे पैशंस की जरूरत नहीं है। ये दुनिया बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक है, इनको अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए। जोमैटो क्यों चला? क्योंकि लोगों की अपनी खुद की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। घर पे बैठ के उन्हें खाना आ जाए तो उन्हें क्या ही मजा आ जाए। नीड पहले थी, ऐप बाद में आई। ओला उबर क्यों चला? क्योंकि इंडियन सिटीज में ऑटो वाले मीटर से नहीं चलते थे, टैक्सीज मिलती नहीं थी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना बेकार है कि वहां से आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो नीड पहले था और ऐप बाद में आया। अगर आज अभी ये वीडियो देखते हो तो आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, whose problem am I going to solve with this and how many of them exist? जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ज्यादा पैसे बना पाओगे। उसके बाद दूसरी चीज आती है which is entry. When the barrier to entry is low, the path to profit is zero. 2020 में लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद हर दूसरा बंदा यूट्यूबर बन चुका था और कई सारे स्टॉक मार्केट एजुकेटर्स बन गए थे। अब यहाँ पे एंट्री बैरियर क्या था? सेटअप तो बहुत इजीली हो जाता था कि आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक फोन चाहिए। लेकिन अगर आप अभी जाके इन ट्रेडर्स को देखोगे ना तो इनमें से आधी तक नहीं बचा है। क्योंकि याद रखना, इफ इट इज इजी टू गेट इन, इट्स इजी टू गेट क्रश्ड। अगर कोई भी काम करना या फिर कोई भी बिजनेस करना मुश्किल है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है क्योंकि दूसरे लोग उसे इजीली नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफिकल्टी इज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद तीसरी चीज आती है कंट्रोल। आर यू द ओनर और जस्ट अ टेनेंट? इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। अगर आपका पूरा बिजनेस किसी और के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो आप मालिक नहीं हो, आप एक टेनेंट हो। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम चेंज हुआ तो आपकी रीच 90% गिर सकती है। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी बदल दी तो आपकी इनकम आधी हो सकती है। Amazon ने फीस बढ़ा दी तो आपके मार्जिन खत्म हो सकते हैं। ये सारे लोग, कंटेंट क्रिएटर्स, Amazon सेलर्स, ड्रॉप शिपिंग करने वाले लोग, ये सब टेनेंट्स हैं। उनका बिजनेस उनका खुद का नहीं है, वो डिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर मान लो कल को इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ बंद हो जाए तो क्या आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? अगर आपका आंसर यस है तो आप वहां पे कंट्रोल में हो। अगर आंसर नहीं है तो यू आर रेंटिंग योर बिजनेस ऑन समवन एल्सेस लैंड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद चौथी चीज आती है स्केल। If you want to make millions, you must impact millions. इसे ना मैं बड़े मजेदार एग्जांपल से समझा सकता हूँ। मोहल्ले में चाय की दुकान मैक्स 200 कप बेचती होगी दिन में। वही चाय अगर आप अच्छे से पैकेज करो और एक उसे प्रोडक्ट में बदल दो जिसके छोटे छोटे ऑनलाइन सैशे आप बेच पाओ तो वो 10 लाख घरों तक पहुंच सकती है। सडनली 200 से 10 लाख लोगों तक पहुंचना, दैट इज द डिफरेंस। या फिर एक ट्यूशन टीचर जो एक क्लास में सिर्फ 30 बच्चों को पढ़ा पाता है, लेकिन सेम टीचर ने अगर कोई वीडियो बनाई तो वो 30 लाख बच्चों को भी पढ़ा सकता है। यहाँ पे एक बड़ा सिंपल फिल्टर है जो आपको ऐड करना है आपके बिजनेस आइडिया में कि कैन दिस रीच अ मिलियन पीपल इन सम फॉर्म और द अदर। अगर जवाब नहीं आया तो उस आइडिया को वहीं पे ड्रॉप कर दो। उसके बाद पांचवी चीज आती है टाइम। इफ द बिजनेस डाइज व्हेन यू डिसअपीयर, यू डोंट ओन अ बिजनेस, यू ओन अ जॉब। अगर आप बस 3 महीने के लिए कहीं गायब हो जाओ और आपका बिजनेस बंद हो जाए तो आप मालिक हो ही नहीं,
आप उस बिजनेस की भी एक एम्प्लॉय हो, बस आपका डेजिग्नेशन फाउंडर का है। इन समवेयर द अदर अगर आप अपने बिजनेस से डिटैच भी हो गए तो भी आपका बिजनेस इंडिपेंडेंटली चलना चाहिए। तो वापस से एक बार मैं इन 5 कमांडमेंट्स को एक लाइन में आपको समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, सॉल्व अ रियल नीड। नंबर 2, मेक एंट्री डिफिकल्ट। नंबर 3, कीप कंट्रोल इन योर ओन हैंड्स। नंबर 4, स्केल टू मिलियंस। एंड नंबर 5, डीकपल योर टाइम फ्रॉम योर इनकम। अब इस बुक में एक अगला कंसेप्ट है जो मैं चाहता हूँ कि आप समझो, विच इज द मनी ट्री कंसेप्ट। देखो, आपके घर वालों ने ना आपको एक लाइन जरूर बोली होगी कि बेटा पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। डिमार्को को बोलते हैं दैट दे आर रॉन्ग, पैसे एक्चुअली में पेड़ पे उगते हैं, लेकिन शर्त एक होती है कि आपको सही बीज पता होना चाहिए होता है। यहाँ पे डिमार्को हमें इस बुक में 5 ऐसे अलग अलग बीज देते हैं। सबसे पहला है रेंटल सिस्टम्स। अब रेंटल सिस्टम बोलने के बाद आपके दिमाग में आया होगा प्रॉपर्टी, लेकिन रेंटल सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं आता, वो रॉयल्टीज, लाइसेंसिंग, पेटेंट से आता है। एक म्यूजिशियन एक गाना एक ही बार रिकॉर्ड करता है, लेकिन हर स्ट्रीम पे उसे एक रॉयल्टी आती है। दिस इज रेंटल सिस्टम। उसके बाद दूसरा है सॉफ्टवेयर सिस्टम। दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति लोग इसी सिस्टम से बने हैं, और इसका रीजन बड़ा सिंपल है, सॉफ्टवेयर आपको एक बार लिखना पड़ता है, लेकिन इन्फिनिट बार आप उसे बेच सकते हो। उसके बाद तीसरा है कंटेंट सिस्टम, विच इज बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, कोर्सेस। डिमार्को खुद इस बुक को कंटेंट सिस्टम में डालता है, यानी उन्होंने एक बार इस बुक को कई सालों पहले लिखा था, लेकिन आज भी ये बुक उन्हें पैसे लाके देती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच होता है कि कंटेंट का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कंपाउंडिंग वे में काम करता है। पहले 100 पीसेस में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा, यानी शुरुआत में आपको 100, 200, 300 वीडियोस डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ एक्चुअल रिजल्ट दिखने लगेगा। उसके बाद नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। Amazon, फ्लिपकार्ट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है। या तो आपको इसके जैसा कुछ बनाना है या फिर यहाँ पे आके कुछ बेचना है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के कई अलग अलग वेज भी होते हैं। जैसे मैं अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दूं तो मैकडॉनल्ड्स खुद कभी बर्गर्स नहीं बनाता, वो फ्रेंचाइजी बनाता है। मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, रियल एस्टेट का। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन जो है वो प्राइम कमर्शियल लोकेशन खुद खरीदते हैं या फिर लीज पे लेते हैं, यानी रेंट पे लेते हैं, और फिर वही प्रॉपर्टीज अपने फ्रेंचाइजीज को लीज पे देता है। अब इसे कहा जाता है लैंडलॉर्ड मॉडल। अब यहाँ पे गेम समझो कैसे चलता है। कंपनी 2 सोर्सेज से पैसे कमाती है। पहला है फ्रेंचाइजी से, रेस्टोरेंट की जो ऑपरेटिंग फीस होती है यानी रॉयल्टीज उनको मिलती है। फिर दूसरी होती है हर महीने उन्हें एक मोटा अच्छा खासा हाई मार्जिन रेंट भी मिलता है। और अगर मैं आपको सच सच बात बताऊं ना, तो ये जो रेंटल वाली इनकम होती है वो अक्सर उनकी बर्गर बेचने वाली इनकम से ज्यादा निकल के आती है। और यही रीजन है कि रे क्रॉक जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को ग्लोबल बनाया वो बिलियनियर बन पाए। भाई ये बंदा कोई शेफ नहीं था, ही जस्ट न्यू हाउ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। डिमार्को ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी इस बुक में, द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड goes unused if it isn't leveraged into the proper distribution system। यानी तुम भले ही दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर उसे प्रॉपरली लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे तो वो वेस्ट ही जाने वाला है। उसके बाद नंबर 5 है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स। एम्प्लॉयज, टीम्स, मैनेजर्स, ये सबसे मुश्किल सीडलिंग है, सबसे कम पैसिव इनकम देने वाली सीडलिंग, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्केलेबल भी है। अब ह्यूमन रिसोर्स सीडलिंग को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसा मान लो कि इस बुक के एक पेज को पढ़ने के लिए मुझे 1 दिन लग रहा है, तो मेरे जैसे अगर 300 लोग आ गए तो हम लोग 1 दिन में इस पूरी बुक को खत्म कर सकते हैं, वरना मुझे अकेले को इस बुक को पढ़ने में 300 दिन लगते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज वेयर यू लेवरेज अदर पीपल। लेकिन इस ह्यूमन रिसोर्स वाले सेगमेंट में एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है कि हर कोई शायद मैं जिस तरीके से इस बुक को पढ़ता हूँ वैसे नहीं पढ़ेगा। कोई इंसान अलग तरीके से कोई पेज पढ़ ले, कोई इंसान कोई अलग इन्फॉर्मेशन निकाल ले, तो वो जो आउटपुट होता है वो बहुत वेरिड आता है, बहुत अलग आता है। And that is why human resource में आउटपुट निकाल पाना is the biggest problem। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ये इस बुक में मेंशन नहीं था। अब इसके बाद ना डिमार्को एक लाइन बोलते हैं जो इस पूरी बुक का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, that the problem is never the road, the problem is the driver। और यहाँ पे ड्राइवर आप हो, तो चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, अगर आपका ड्राइवर यानी आप डरपोक हो, कंफ्यूज हो, लेजी हो, या फिर स्टीयरिंग को बस गलत डायरेक्शन में ही घुमाए जा रहे हो, तो गाड़ी कहीं पे भी नहीं पहुंचने वाली। आप जिंदगी में बस ऐसे सोचते हो ना कि सही आइडिया मिल जाएगा तो सब सही हो जाएगा, मैं बहुत पैसे कमा लूंगा, लेकिन ये गलत थिंकिंग है। सही आइडिया तो आपके जैसे और हजारों लोगों के पास है। एक्चुअली में सही बंदा यानी सही ड्राइवर होने की जरूरत पड़ती है। और डिमार्को ड्राइवर के अंदर 4 ऐसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं जो आपके अंदर भी मौजूद होगी और जिन्हें आपको भी समझना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है द ब्रेक पेडल। अगर आप हर रोज ब्रेक पेडल दबाओगे तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। अगर आप हर रोज ये सोचोगे कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा, भाई वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वापस से आप जॉब करोगे, वही जॉब जो आप पहले से ही कर रहे थे, यानी वर्स्ट केस में भी आप एग्जैक्टली वही पहुंचते हो जहां पे आज खड़े हो। तो लॉस क्या है? बस एक अटेम्प्ट का, बस एक लर्निंग का, बस शायद एक एक्सपीरियंस का। एंड बेस्ट केस क्या है? मनी फॉर योर एंटायर लाइफ। उसके बाद दूसरी चीज आती है द हेडविंड्स।
डिमार्को एक विजुअल यहाँ पे देते हैं हमें कि इमेजिन करो आप गाड़ी चला रहे हो और आपका पैसेंजर गंदी सी आवाज छोड़ता है। योर कार स्टिंक्स, योर आईज वाटर एंड यू कांट फोकस ऑन द रोड नाउ। अब ये जो गंदी सी आवाज छोड़ने वाला पैसेंजर पता है कौन है? वो दोस्त है जो आपके हर प्लान पे बोलता है कि यार हट, ये नहीं चलेगा, कुछ और सोच। वो रिश्तेदार है जो पूछता है कि आजकल क्या कर रहा है बेटे, जॉब वॉब लगी कि नहीं लगी। या फिर वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो हमेशा आपसे कहते रहते हैं कि बेटा एक सेफ रास्ता ढूंढ लो, कोई जॉब कर लो। ये लोग आपकी गाड़ी स्लो करते हैं और इनका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आइडेंटिफाई देम एंड डिस्टेंस योरसेल्फ until you succeed। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम है द रॉन्ग फ्यूल। डिमार्को कहते हैं कि टाइम आपका प्राइमरी फ्यूल है और फ्यूल वेस्ट करना इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक दैट यू कैन मेक। तो क्या आप जानते हो आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मान लो अगर आप 18 साल के हो और दिन में 4 घंटे भी फोन पर टाइम वेस्ट करते हो, तो जब तक आपकी एज 25 साल हो जाएगी तब तक आप 10,000 घंटे अपने फोन पे वेस्ट कर चुके होगे। ये वही 10,000 घंटे है जिसमें आप किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते थे, लेकिन आप किस में मास्टर बने? स्क्रोलिंग में मास्टर बने। देखो, पैसे डूब गए तो दोबारा आप कमा सकते हो, लेकिन टाइम निकल गया तो वो कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। आप कर पाओगे तो बस रिग्रेट कर पाओगे वहां पे। उसके बाद चौथी चीज आती है द समडे ट्रैप। पहले डिग्री कंप्लीट कर लूंगा, फिर बिजनेस के बारे में सोचूंगा, पहले जॉब में सेटल हो जाऊंगा, फिर बिजनेस के बारे में सोचूंगा, शादी कर लूंगा, बिजनेस के बारे में सोचूंगा, बच्चे कर लूंगा, बिजनेस के बारे में सोचूंगा। अबे चुप, हॉस्पिटल या वेंटिलेटर पे लेटे रहोगे तब सोचोगे क्या बिजनेस के बारे में? डिमार्को राइट्स इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट समडे इज अ डिजीज दैट विल टेक योर ड्रीम्स टू द ग्रेव। ये समडे कभी नहीं आता, क्योंकि हर समडे के बाद एक नया समडे आ जाता है। अब अगर आप ये समझ चुके हो तो लास्टली समझते हैं इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द 3 Fs। पहला है फैमिली, यानी वो लोग जिनके साथ आप रियल कनेक्शन रखते हो, माँ बाप, भाई बहन, क्लोज दोस्त, फ्यूचर पार्टनर, बच्चे। सोचो आपकी पापा की तबीयत खराब हुई और आप किसी क्लाइंट कॉल पे थे, इसलिए आपको कभी बताया नहीं गया। आपकी माँ ने आपको फोन किया, आप ट्रैफिक में फंसे थे। आपकी वाइफ ने आपके लिए डिनर बनाया, लेकिन उस दिन आप ऑफिस में किसी मीटिंग में फंसे थे। ये सब ना देखने में बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स लगते हैं, लेकिन ये छोटे मूवमेंट्स ही आप 5 दिन ऑफिस में लगाते हो और 2 दिन फैमिली के लिए देते हो। और उन 2 दिन में भी छोटे मोटे काम होते हैं, शॉपिंग होती है, कुछ नींद पूरी करना होता है, अगले हफ्ते की प्रिपरेशन होती है। और अगर एक्चुअली में मैं देखूं कि 2 दिनों में आपको कितना टाइम मिलता है आपके फैमिली के साथ, तो वो रफली अराउंड 3 से 4 घंटा ही होगा, विच इज एन एक्चुअल क्वालिटी टाइम। यानी 3% ही आपकी ऐसी जिंदगी रही है जो आपने एक्चुअली में क्वालिटी टाइम में अपने फैमिली के साथ स्पेंड की है। उसके बाद दूसरा एफ आता है फिटनेस। देखो, 100 करोड़ भी यूजलेस है अगर आपकी बॉडी ने आपका साथ छोड़ दिया। उन 100 करोड़ को आप कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। उसके बाद तीसरा एफ आता है फ्रीडम। देखो, फ्रीडम का मतलब पैसा नहीं होता, फ्रीडम का मतलब एकदम सिंपल होता है कि आज सुबह उठ के आपके पास उतनी फ्रीडम है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आप आज क्या करोगे। These are the 3 Fs जिन्हें अगर आप सॉर्ट कर लेते हो तो उसके बाद पैसा बनाना आपके बायात का खेल बन जाता है। एक्चुअली में अगर आप रियल वेल्थ की डेफिनेशन समझना चाहोगे तो वो ये है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिना मतलब के फोन करते हैं, आपके पास ऐसा शरीर है जो आपको 70 साल की उम्र तक साथ दे सकता है, एंड आपके पास इतना टाइम है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। बाकी सब एक स्कोर बोर्ड है, बाकी सब एक मैट्रिक्स है जहाँ पे आप फंसे हुए हो। याद रखना, दुनिया में कोई भी इंसान अपने डेथ बेड पे ये नहीं बोलता कि काश मैंने एक और डील क्लोज की होती या फिर काश मैंने और ज्यादा पैसे कमाए होते। लोग बस ये कहते हैं कि काश मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता, काश मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम दिया होता, काश मैंने अपने आप को टाइम दिया होता। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप कितने कमा रहे हो, असली सवाल ये है कि आप किस चीज के लिए कमा रहे हो। तो ये था इस वीडियो का एंड, लेकिन शायद आपकी सोच का स्टार्ट। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा इस पूरे गेम का नाम नहीं है। सिस्टम्स बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज क्रिएटिंग डिफरेंट सिस्टम्स। तो आज रात को बस एक काम करना, रात को सोने से पहले बस 1 मिनट रुकना, अपना फोन बंद करना और अपने आप से एक सवाल पूछना कि मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, क्या ये वो जिंदगी है जो मैंने खुद ने चुनी है, या ये वो जिंदगी है जो लोगों ने मुझे पकड़ा दी है और मैं बस उसे जिए जा रहा हूँ। इसका जवाब अगर हाँ मैंने चुनी है निकला तो बहुत बढ़िया, लगे रहो। लेकिन अगर जवाब नहीं निकला तो घबराना मत, आज से शुरू करो, छोटी शुरुआत करना, एक स्किल सीखो, एक सिस्टम बनाओ, कोई एक इनकम सोर्स क्रिएट करो अपने आप के लिए जो आपके लिए नींद में भी काम कर सके। अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो, अपने लोगों पे टाइम लगाओ, अपने आप पे टाइम लगाओ। पैसा तो आते जाता रहेगा, लेकिन टाइम अगर एक बार निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिदम, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप और भी ऐसे नए सारे वीडियोस मिस ना करो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग। और अगर आपको
नए बिजनेस आइडियाज के वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से देख सकते हो।